आपको एक न्यू कोर्स में खुशामदीद कहा जाता है जिसका टाइटल है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एनालिसिस फ्रॉम स्क्रैच। मुमकिन है आपने इससे पहले कोई भी ऐसी वीडियो सेशंस यूट्यूब पे ज़रूर देखी हो जो डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम से रिलेटेड हो। तो इस वीडियो सेशंस का यानी इस कोर्स के स्टार्ट करने का मकसद ये है कि वो तमाम गैप्स जो डिफरेंट वीडियो सेशंस पे हुआ करती थी, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं जाकर स्टक हो जाया करते थे, उन तमाम चीज़ों को फिल करना और उसके बेस पर इन दोनों चीज़ों को, जो कि दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, सम अंडर ग्रेजुएट लेवल पर डेटा स्ट्रक्चर को सेपरेट पढ़ाया जाता है और सम सेशन पर एल्गोरिथम एनालिसिस एंड डिज़ाइन को सेपरेट पढ़ाया जाता है, लेकिन बाज़ जगहों पर इन दोनों को मर्ज करके भी पढ़ाया जाता है, जिसका कंप्लीट नेम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एनालिसिस होता है। मेरा नाम फ़ाद हुसैन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एनालिसिस क्या है, एक्चुअली ये अंडर ग्रेजुएट लेवल में क्यों पढ़ाया जाता है, प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी या सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में इसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या पावर है, ये तमाम चीज़ें हम इसमें सेशन से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली हमारा पढ़ने का मकसद होगा क्या। देखो, सबसे पहला तो मकसद हमारा एल्गोरिथम एनालिसिस या फिर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने का मकसद ये है कि हम अगर अंडर ग्रेजुएट लेवल पर या ग्रेजुएट लेवल पर डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स को पढ़ रहे हैं तो यकीनी तौर पे हम अच्छी मार्क्स के साथ उसमें पास हों। लेकिन सेकंड लेवल का गैप जो मैं अक्सर सेशंस पर या अक्सर टीचिंग स्टेज पर कहता रहता हूँ कि हमें अक्सर देखना होता है स्टूडेंट को, या मैं खुद फिजिकली ऑब्जर्व करता हूँ कि स्टूडेंट दो दफ़ा पढ़ता है किसी भी कोर्स को। एक दफ़ा उस वक्त पढ़ता है जब वो कोर्स को पास करना चाहता है और एक दफ़ा उस वक्त पढ़ता है जब वो इंटरव्यू को पास करना चाहता है। तो मैं इन्हीं चीज़ पर गैप्स पर डिस्कस करना चाहता हूँ और यही वो हमारा मेन एरिया है जिसके वीडियो सेशंस पे मैं फिल करना चाहता हूँ कि एक्चुअली हम एक ही दफ़ा उन दोनों चीज़ों को क्यों नहीं पढ़ पाते। तो ये वीडियो सेशन जो कि आज से हमारी स्टार्ट हो रही है, इन दोनों चीज़ों को हम मर्ज करके चलेंगे कि हमें एक दफ़ा ये चीज़ पढ़ने के बाद इस तरह से मेमोराइज हो जाए कि हमें ये दोबारा चीज़ें देखने की या पढ़ने की दोबारा से ज़रूरत ना पड़े कि जॉब हासिल करने के लिए इंटरव्यू में मैं पास कैसे करूँगा डेटा स्ट्रक्चर को और एग्जाम में डेटा स्ट्रक्चर कैसे पास करूँगा। लिहाजा डेटा स्ट्रक्चर या फिर एल्गोरिथम एनालिसिस की इंपॉर्टेंस राइट साइड पे मौजूद इमेज से हमें पता चलती है कि आपका एक प्रोग्राम, ठीक है, एक प्रोग्राम से मुराद ये है कि जो भी आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ रखी है या C# पढ़ी है, C++ पढ़ी है, जावा, पाइथन, व्हाटएवर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ रखी है, उस प्रोग्राम को बनाते वक्त आपको दो चीज़ों का बड़ा ख्याल करना होता है। एक तो आप उसमें किस तरह के डेटा को यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसका प्रोसीजर क्या है। जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तभी आप अपने उस सिस्टमैटिक कंक्लूजन को या सिस्टमैटिक कोड को कह सकते हैं कि एक्चुअली ये मेरा प्रोग्राम है। मुमकिन है कि आपने पहले तक प्रोग्राम्स में ये तमाम चीज़ें यूज़ की हुई हों, लेकिन आपको इस वर्ड्स को सुनने से पहले पता ना हो कि मेरे प्रोग्राम्स में ये दोनों चीज़ों का किरदार कितना अहम है। और इन दोनों चीज़ों को ही इस कोर्स में हम पढ़ते हैं और हम जानेंगे इन फ्यूचर कि एक्चुअली मेरे प्रोग्राम में डेटा स्ट्रक्चर की क्या इंपॉर्टेंट है और एल्गोरिथम की डिज़ाइनिंग उसके लिए कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है, या किस लेवल पे मैं एल्गोरिथम को डिज़ाइन करूँगा तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। तो अब हम समझते हैं कि एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर है क्या। जब आप एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं या अक्सर वर्ड पे आप सुनते हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसका एल्गोरिथम क्या था, ठीक है, या फिर इसी तरह आप ये सुनते हैं कि आपने अपने एल्गोरिथम को इन टर्म ऑफ सूडो कोड कैसे लिखा, आपका सूडो कोड क्या है। तो हमें सबसे पहले तो इन तीनों वर्ड्स को समझना है कि एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपसे ये कोई पूछता है कि आपने डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स पढ़ा और डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली है क्या, तो इन सिंपल वर्ड हम ये कहते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर आपके एल्गोरिथम या प्रोग्राम में ये बताता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, यानी डेटा को किस तरतीब से आपके प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके जरिए से आप उन डेटा को इफेक्टिवली यानी आसानी के साथ किस तरह से अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। जैसे स्लाइड पे एग्जांपल में बताया जा रहा है, वी कैन स्टोर अ लिस्ट ऑफ आइटम हैविंग द सेम डेटा टाइप यूजिंग एरे डेटा स्ट्रक्चर। यानी अगर मुझे इस बात की जरूरत होती है कि सेम डेटा टाइप्स की डिफरेंट वैल्यू को एक जगह पर स्टोर करना है तो मुझे एक एरे की जरूरत है। तो एरे इज ऑल्सो अ डेटा स्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें हमें अपकमिंग डेज पर जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे सारी चीज़ें हमें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अब बारी आती है एल्गोरिथम की। हम जानते हैं, हमने बिगनर्स लेवल पर या एलिमेंट्री लेवल स्कूल पे भी इस वर्ड को काफ़ी सुन रखा है और उसकी डेफिनेशन पढ़ी है। इसकी सबसे आसान डेफिनेशन ये होती है कि आप जब कोई काम कर रहे होते हो तो उसकी एक रेसिपी होती है। उस रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कहते हैं, सीक्वेंसेस ऑफ वर्क कहते हैं कि ये सीक्वेंसेस को जब हम फॉलो करेंगे स्टेप 1, 2, 3, 4, तो इस तरह से जब हम लास्ट स्टेप तक जाएंगे तो ये काम हमारा हो जाएगा। इन स्टेप्स को, इन सीक्वेंसेस को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं।
लेकिन टेक्निकली कुछ वर्ड्स हैं जो इनके साथ इन्वॉल्व हैं, जैसे डेफिनेशन पे बताया जा रहा है, द एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड। तो फाइनाइट नंबर ये है कि कहीं ना कहीं जाकर वो खत्म हो रहा हो। इनफाइनाइट अगर सीक्वेंसेस हैं तो उसका मतलब है वो एल्गोरिथम नहीं कहलाएगा। इसी तरह से उसको इंप्लीमेंट किया जा सके कंप्यूटर पर या किसी मशीन पर, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर एल्गोरिथम जो है वो कंप्यूटर पे ही इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि एल्गोरिथम हम कंप्यूटर लैंग्वेज में भी कहते हैं। इसी तरह से हम डिफरेंट रेसिपीज को भी समटाइम नॉन टेक्निकल वर्ड में एल्गोरिथम कह रहे होते हैं। टिपिकली टू सॉल्व अ क्लास ऑफ द प्रॉब्लम और टू परफॉर्म अ कंप्यूटेशन, कोई भी क्लास ऑफ द प्रॉब्लम है या फिर कंप्यूटेशनल पावर है जिसके जरिए से आप उस पूरे सीक्वेंस ऑफ कोड को या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को सॉल्व करेंगे। अनएम्बिगियस से मुराद ये है कि उसमें जितनी तरतीब लिखी हुई हैं, जितने स्टेप्स लिखे हुए हैं वो वाजे हों, जिसको आसानी के साथ कैलकुलेट किया जा सके, ठीक है। जो आपके जब पास जो कंप्यूटेशनल पावर मौजूद है उसके ज़रिए से उसको प्रोसेस किया जा सके, सॉल्व किया जा सके और उसके हर एक टास्क को इंडिविजुअली रिजॉल्व किया जा सके। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स थे जो एक एल्गोरिथम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो फाइनाइट नंबर और अनएम्बिगियस, विच मीन कि हर स्टेप्स उसमें क्या हो, वाज़ेह। उसके बाद बारी आती है सूडो कोड की, ठीक है। सूडो कोड को बिल्कुल मैं सिंपलेस्ट वे पे अगर बताऊं, अगर आपसे कोई पूछता है कि सूडो कोड क्या है तो आप ये कहेंगे कि आपके एल्गोरिथम का फेक कोड। फेक कोड से मुराद ये है कि अगर कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट है या कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर साइंस के हवाले से कुछ नॉलेज रखता है, तो वो आपके प्रोग्राम्स के एल्गोरिथम को पढ़कर समझ सकता है कि आप किस चीज़ पर काम कर रहे हैं। लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी एवरी टाइम कि कोई हर दूसरा शख्स आपके सूडो कोड को देखकर ये समझ जाए कि एक्चुअली आपके प्रॉब्लम को या आपका प्रॉब्लम क्या है, आप किस सोल्यूशन की तरफ ये कोड लिख रहे हैं। तो इनफॉर्मल हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑपरेशन प्रिंसिपल ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम और अदर एल्गोरिथम। तो इनफॉर्मल स्टेटमेंट्स होंगे, हाई लेवल फॉर्म पर आप उन चीज़ों को लिखेंगे जो किसी भी ऑपरेशन के प्रिंसिपल्स को या एल्गोरिथम को वाजे कर रहा हो, उसके स्टेप्स डिफाइन कर रहा हो। बहुत आसानी से ये बात हमें समझ में आएगी इस स्लाइड पर, जहां पर मैंने तीनों प्रॉब्लम्स को शो करके आपको दिखा दिया है। सबसे पहले बात करते हैं एल्गोरिथम की। लेफ्ट साइड कॉर्नर पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक एल्गोरिथम है। ये एल्गोरिथम दो नंबर्स को ऐड करने के लिए, इन दो नंबर ऐड्स करने में सबसे पहले हमने बिगिन और एंड लिखा, विच मीन हमारा एल्गोरिथम स्टार्ट होता है यहां से और एंड पर प्रोग्राम खत्म हो जाता है। नंबर S1, S2 और सम, ये तीन वेरिएबल्स को इंडिकेट करते हैं कि ये तीन नंबर्स मैं अपने एल्गोरिथम पे इस्तेमाल करने वाला हूं। उसके बाद आपने आउटपुट पर एक चीज प्रिंट करवाई कि यूजर से आप एक इनपुट लेना चाहते हो। जैसे यूजर ने लिखा वो S1 पे सेव हो गया, फिर उसके बाद S2 पर सेव हो गया और फाइनली सम वेरिएबल में इन दोनों का सम आपने किया और सम करने के बाद आउटपुट पे उसको डिस्प्ले करवा दिया। ये वो प्रोसीजर है जो एल्गोरिथम की डेफिनेशन पर एप्लीकेबल होता है। अगर मैं इसी एल्गोरिथम को फेक कोड यानी सूडो कोड पे लिखना चाहूं तो मैं इस पूरे टर्म्स को देखें सिर्फ 4 लाइन पे कन्वर्ट कर लिया, इनपुट ए, इनपुट बी, सम ए बी, आउटपुट सम प्रिंट। तो इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि सर ये बात तो देखते ही हमें समझ में आ गई, क्योंकि ये इस वजह से समझ में आ गई क्योंकि आपने पहले इस एल्गोरिथम को डिस्कस कर लिया था या आप ये पहले बात समझ चुके हैं और ये बहुत एक आसान सा प्रॉब्लम है जो बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाता है। लेकिन अगर आप सोचें कि अगर किसी एरे में वैल्यू सम करने की बात हो रही होती या लार्जेस्ट नंबर्स फाइंड करने की बात हो रही होती, जो आप सी लैंग्वेज में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप डायरेक्टली सूडो कोड को देखकर मुमकिन है कि समझ जाएं, लेकिन तमाम लोग 100% जो लोग हैं कंप्यूटर साइंस के वो इस बात को नहीं समझ सकते, ठीक है। यही वजह है कि इसे सूडो कोड कहा जाता है। उसके बाद बारी आती है कि आप अपने एल्गोरिथम से भी डायरेक्टली प्रोग्राम लिख सकते हैं और इसी तरह से अगर आपने उसको सूडो कोड में कन्वर्ट किया हुआ है तो आप यकीनी तौर पर उसका भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो इस एल्गोरिथम का प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज पे हमारे राइट हैंड पे लिखा हुआ है या फिर सूडो कोड का लिखा हुआ है। तो सी लैंग्वेज में आप अगर पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा इंटीजर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। हमने तीन वेरिएबल्स लिए, वेरिएबल्स लेने के बाद मैंने यूजर को डिस्प्ले करवाया कि आप 2 इंटीजर नंबर लें, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर से दोनों वैल्यूज सेव हुई, सेव होने के बाद फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मैंने इस वेरिएबल में सेव करवाया और उसके बाद प्रिंट करवा दिया। और आपको पता है कि सी लैंग्वेज ऑल्दो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इस्तेमाल करें तो उसमें आपको एक फंक्शन या मेथड की ज़रूरत होती है। तो यही वजह है कि इंटीजर में रिटर्न 0 रिटर्न करवाया गया है कि जब ये प्रोग्राम रिटर्न होगा तो ये एट लास्ट ये वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करेगा और जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो मेन है। यही वजह है कि ये सम वैल्यू फाइनली डिस्प्ले हो जाएगी। तो तीनों चीज़ें हमने समझ लिया कि एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एल्गोरिथम क्या है, सूडो कोड क्या है, फाइनली हमने सी प्रोग्राम की एक छोटी सी
एग्जाम्पल भी देख ली कि एक्चुअली किस तरह से उसकी कन्वर्जन होती है, ताकि हमें ये बात समझ में आ जाती है कि वो उसकी प्रोसीजर क्या है। उन्हीं प्रोसीजर को यूज़ करते हुए हम एक प्रोग्राम लिख रहे होते हैं। अब बारी आती है डेटा स्ट्रक्चर की। डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अब हम देखेंगे उसके दो टाइप में हमारे पास फर्स्ट टाइप है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, जबकि सेकंड डेटा टाइप है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हमें ऐसे डेटा टाइप्स को फराहम करता है या इसके अंदर ऐसे डेटा टाइप्स मौजूद होते हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिफॉल्ट तौर पर होते हैं। आपने सी लैंग्वेज में ये वर्ड सुना होगा कि ये इंटीजर, फ्लोट, डबल और इसी तरह करैक्टर या बूलियन एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का मतलब है डिफॉल्ट तौर पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मौजूद होना और जिसकी एग्जीक्यूशन मशीन लेवल पर हो। उसके बाद बारी आती है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ऐसे होते हैं जो डिफॉल्ट तौर पर मौजूद नहीं होते, आप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को यूज करते हुए उन्हें बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एरे बना सकते हैं, सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरह यूनियन क्रिएट कर सकते हैं। तो आप डिफरेंट डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को यूज करेंगे और इस तरह के डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, डेटा टाइप को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों चीजें हमें समझ में आ गई भाई, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या है। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप दो पार्ट्स पे फर्दर डिवाइड हो रहा है, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं। तो मैं मार्कर यूज करता हूं। तो पहली चीज तो हमने इन चीजों को डिस्कस कर ली कि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है और किस चीज को फॉलो करता है। उसके बाद बारी आती है लीनियर डेटा टाइप। लीनियर डेटा टाइप्स की सबसे बेसिक डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसकी सीक्वेंस वैल्यूज जो हैं एक डायरेक्शन पे हो। एक डायरेक्शन से मुराद ये है कि जब आप एरे की वैल्यू लिखते हो तो यकीनी तौर पे इस तरह से इंडेक्सेस बनाते हो, इसकी होमोजीनियस फॉर्म ऑफ वैल्यू लिखते हो, ठीक है, 4, 5 एंड 6 सो ऑन। तो पहली एग्जांपल या पहला डिफरेंशिएट करने का तरीका ये हो गया कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की सीक्वेंस की वैल्यूज जो होती हैं एक फॉर्मेट में या एक डायरेक्शन पे जारी होती हैं, जबकि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में अगर मैं एक ट्री या ग्राफ की बात करूं तो इसकी सीक्वेंस आप देख रहे हो कि इस फॉर्म पर होती है। अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम ये ट्री का फॉर्मेट देख रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें हम बिल्कुल स्क्रैच से डिस्कस करने वाले हैं इन अपकमिंग वीडियोज के अंदर। तो ट्री इस फॉर्म पे हो सकती है, इसी तरह इस फॉर्म पे ग्राफ हो सकता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इसकी मल्टीपल डायरेक्शंस हैं, जबकि एरे की या लिंक लिस्ट की, स्टैक क्यू की, ये तमाम चीज़ों की डायरेक्शन हमेशा एक ही तरफ से होती है, यही वजह इन्हें ये कहा जाता है। लेकिन अभी तक की ये डिफरेंशिएट काफ़ी नहीं है, ठीक है, जिस लेवल पर आप मौजूद हैं। दूसरी डिफरेंशिएट ये होती है कि जो हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, उस लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में फॉर एग्जाम्पल आप इस जगह मौजूद हो, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट पर यह बताता है कि जिस जगह तुम मौजूद हो तुम सिर्फ अपने नेबर को ही एक्सेस कर सकते हो, जबकि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में अगर तुम यहां पर मौजूद हो इन टर्म ऑफ एग्जांपल, तो ना सिर्फ तुम नेबर बल्कि नेबर के नेबर को भी डिस्कस कर सकते हो फ्रॉम राइट एज वेल एज लेफ्ट। तो ये दूसरा डिफरेंस है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। इसके बाद इसके अंदर जो फर्दर टाइप्स हैं ये इंडिविजुअली डिस्कस किए जाएंगे कि जो लीनियर डेटा टाइप है उसके अंदर एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू है, जबकि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ट्री और ग्राफ मौजूद है, जो कि मैं विजुअलाइज करके आपको दिखा चुका हूं। तो जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो इन स्लाइड सिर्फ और सिर्फ मैं आपको रफली उसको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। तो सबसे पहले हमने देखा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव, जिसको हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि वो डेटा स्ट्रक्चर जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफॉल्ट तौर पे मौजूद हैं और जिसकी एग्जीक्यूशन मशीन लेवल पे होती है। नॉन प्रिमिटिव वो हैं जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को यूज करते हुए अपने डेटा टाइप को बना रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करूं तो मैं इंटीजर एक एरे क्रिएट कर सकता हूं और मैंने इसका साइज डिफाइन कर दिया फॉर एग्जांपल 10, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इसमें जो चीज यूज हो रही है इंटीजर, वो क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है, लेकिन मैंने इंटीजर को यूज करते हुए क्या बनाया है, एरे बनाया है, ठीक है। मैं माउस इस्तेमाल कर रहा हूँ, यही वजह है कि राइटिंग अप्रोप्रिएट नहीं हो रही। उसके बाद बारी आती है लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की। जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड पे आपको बताया कि लीनियर की डायरेक्शन 1 है और नॉन लीनियर की डायरेक्शन क्या है, मोर देन 1 है। इसी तरह फिर दूसरी एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि लीनियर अपने नेबर्स को सिर्फ लेफ्ट और राइट एक्सेस कर सकता है, जबकि नॉन लीनियर नेबर के भी नेबर को कर सकता है फ्रॉम लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड। उसके बाद बारी आती है डायनेमिक एंड स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। डायनेमिक या स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर से मुराद आसान लफ्जों में यह है कि जब आप एक एरे डिफाइन करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक एरे डिफाइन किया, इंटीजर एरे 10, तो आप देख रहे हो कि जब डिजाइनिंग लेवल पर मैंने एक डेटा स्ट्रक्चर एरे बनाया है तो मैंने इसके साइज को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया।
यानी अब जब प्रोग्राम इन टर्म ऑफ एग्जीक्यूशन रहेगा तो मैं इसके साइज को चेंज नहीं कर सकता। तो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन या क्रिएशन जिसके साइज फिक्स हो उसे हम स्टैटिक कहते हैं, जबकि रन टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम पे जिसके साइज को हम चेंज कर सकें उसे हम डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, विच मीन लिंक्ड लिस्ट, जो कि हमने सिर्फ और सिर्फ इन टर्म ऑफ वर्ड पढ़ा है अभी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, ये लिंक्ड लिस्ट है। ठीक है, क्या है सारी चीजें डिस्कस करेंगे आगे। तो डायनेमिक और स्टैटिक पे भी डिफरेंस हमें समझ में आ गया। और उसके बाद बारी आती है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस की। होमोजीनियस एक ऐसे डेटा टाइप्स को कहते हैं जहां पर मोर देन वन वैल्यू हो लेकिन वो तमाम वैल्यू सेम डेटा टाइप्स की हो। तो अगर मैं एक एरे की बात करूं तो एरे एक होमोजीनियस सीक्वेंस ऑफ डेटा है। क्यों? क्योंकि एरे जब आप इंटीजर डिफाइन करते हो 10 एलिमेंट का तुमने, तो इसका मतलब है तुम 10 इंटीजर नंबर ही यहां पर स्टोर करवा सकते हो, इंटीजर के अलावा नहीं करा सकते हो। तो इस टर्म को हम कहते हैं होमोजीनियस। जबकि नॉन होमोजीनियस का मतलब है कि लिस्ट के टर्म पर वैल्यू तो हो लेकिन तमाम की डेटा टाइप सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। सी लैंग्वेज पर अगर मैं बात करूं तो वहां पर हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की आसान सी एग्जांपल ये हो सकती है कि किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी है या एम्प्लॉय की। इसी तरह आप चाहें तो यूनियन भी इस्तेमाल कर सकते हैं सी लैंग्वेज में, जो नॉन होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डेटा को स्टोर कर सकती है। तो ये कुछ हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट था जहां पर हमने पहली वीडियो सेशन के अंदर देखा कि एक्चुअली हमारे कोर्स का फोकस किस चीज पर है, डेटा स्ट्रक्चर पर, और हम क्यों ये कोर्स पढ़ रहे हैं, और डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम और सूडो कोड क्या है, क्यों बनाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, कितने तरह के डेटा स्ट्रक्चर हैं और वो फर्दर किस तरह से डिवाइड हुए हैं, और एट लास्ट हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखा जो ओवरऑल पूरे कोर्स में या किसी लेवल पे भी आप इंटरव्यू पे जाते हैं तो इन तमाम चीज़ों को आपसे पूछा जा सकता है। वीडियो सेशन या फिर स्लाइड्स के हवाले से बात करें या इन फ्यूचर अगर मैं कोड करवाऊंगा तो कोड के हवाले से बात करें तो आप यूट्यूब पे जाने के बाद फाद हुसैन से मुझे सर्च कर सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर क्लिक करने के बाद आप मेरे प्लेलिस्ट पर आएंगे और प्लेलिस्ट पर आने के बाद मैं यहाँ पर एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा जहाँ पर तमाम चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। इसके अलावा अगर बात करें तो दूसरी चीज़ हमारे पास मेरा ब्लॉग है fahadhusaincs.blogspot.com पे जाने के बाद यहाँ पर वो तमाम कोड या स्लाइड मैं डिस्कस कर दूंगा जो भी मेरे वीडियो का पार्ट होगा इन फ्यूचर। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों को जो इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि अपकमिंग डेज पर मैं इस सेशन को फ्रॉम स्क्रैच टू एंड करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।